जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 5 मिनट में जो शॉर्ट सीरीज़ शुरू किए हैं हम लोग उसको। तो इस शॉर्ट सीरीज़ में भूकंप को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आता है, कैसे आता है और इससे क्या क्या नुकसान होता है, और ये आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कितना स्ट्रॉन्ग आया है या कितना वीक आया है। तो इन सब को आज डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि भूकंप क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि भूकंप के वजह से पृथ्वी के ऊपर जो हलचल होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना डुलना, यह कंपन तब होता है जब पृथ्वी के अंदर प्लेट अचानक खिसकते हैं। जिस जगह से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का फोकस कहते हैं, केंद्र कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है वो एक दूसरे के नीचे खिसकती है या एक दूसरे के समानांतर चलती है। तो समानांतर चलती है उससे तो भूकंप ज़्यादा नहीं आता है। अगर कमज़ोर प्लेट मजबूत प्लेट के नीचे खिसक जाती है तो उसके वजह से ज़्यादातर भूकंप आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही कारण है कि प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप आए, इसके और कई कारण हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये एक प्रमुख कारण है, इसलिए इसे मेनली लिखा जाता है कि प्लेटों के खिसकने की वजह से भूकंप आता है। जहाँ से भूकंप निकल रहा है उसे केंद्र कहेंगे, फोकस कहेंगे। और जहाँ जैसे कि यहाँ से निकल रहा है इसके ऊपर आ रहा है पृथ्वी की सतह पे, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं सतह पे, उसके ऊपर जहाँ उसका मेन बिंदु आएगा उसे क्या कहेंगे, भूकंपीय केंद्र यानी कि एपिसेंटर कहेंगे। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर समझाया जाए तो पृथ्वी की आंतरिक हलचल को भूकंप कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भूकंप क्यों आता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग, क्यों आता है भूकंप। प्लेट विवर्तनिकी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसे कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी मतलब एक प्लेट जो दूसरे प्लेट के नीचे खिसकती है या टकराती है, उसके कारण भूकंप आता है। मेन कारण ये है, और भूकंप आने का और कई कारण है, वो भी देखिए यहाँ पे। एक है ज्वालामुखीय गतिविधि, वॉल्केनिक एक्टिविटी। ज्वालामुखी गतिविधि के कारण भी भूकंप आता है। जब ये प्लेटों पर ज़्यादा असर करती है तो इसकी वजह से भी भूकंप आता है। नेक्स्ट है मानव कारण, जो कि हमारे कारण होता है। कई बार ये कोयना बांध का सुने होंगे कि महाराष्ट्र का जो पार्ट है वहाँ तो किनारा है नहीं प्लेटों का, फिर भी वहाँ भूकंप आया। वहाँ एक कारण ये था कि वहाँ पे बांध की वजह से आया था, पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से उस क्षेत्र में भूकंप आया और बांध जो था वो टूट गया। तो है यहाँ पे मानव कारण। बड़े बांध, खनन, परमाणु परीक्षण आदि भी छोटे भूकंप पैदा कर सकते हैं। तो बांध का एक तो देख लिए, एक खनन होता है। जैसे कि हमारे झारखंड में भी कोयला का खनन होता है, तो वहाँ जिस जगह पे कुछ निकाले हैं धरती से वहाँ पे कुछ ना कुछ डाल देना है। जैसा कि हम बालू उस पर डाला जाता है, लेकिन पैसा बचाने के चलते वहाँ पे बालू नहीं डालते हैं लोग, बहुत कम मात्रा में डाल कर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खाली जगह रह जाता है और वो हिस्सा जो ऊपर का रहता है वो नीचे धंस जाता है। इसके वजह से भूकंप आता है। एक होता है परमाणु परीक्षण, इसके कारण भी छोटा मोटा भूकंप आता है। ठीक है, और फिर है यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, मुख्य कारण प्लेटों की हलचल है। अब देखते हैं कि भूकंप को किस चीज़ से मापते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप आया तो उससे क्या नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ वो तो हम लोग देख लेते हैं, पर भूकंप की तीव्रता क्या होती है ये हम लोग कैसे मापते हैं वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, भूकंप की तीव्रता यानी मैग्नीट्यूड मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। भूकंप की तीव्रता किस पे मापी जाती है, रिक्टर पैमाने पे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिक्टर पैमाना, मर्केली पैमाना, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर, ये चारों को और इससे रिलेटेड जो भी है और उन सबको एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, जिसका स्टार्ट होता है, रिक्टर पैमाने मापने का स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। 0 से वैसे तो 9+ लिया जाता है, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं होता है कि वो कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो 4 से अगर कम रहे रिक्टर पैमाने पे, 4 से अगर कम रहता है तो हल्का भूकंप माना जाता है, और अगर 5-6 के बीच में रहे तो वो मध्यम भूकंप माना जाएगा। 7 या उससे अधिक रहता है तो ये विनाशकारी होता है, इससे बहुत अधिक नुकसान होता है। तो 7 से अधिक होने पे विनाशकारी है। ठीक है, भूकंप की प्रभाव की तीव्रता, ये जो भूकंप का प्रभाव जो होता है कि कितना जान माल का नुकसान हुआ है, ये सब जो मापने का है वो मर्केली स्केल पे मापा जाता है। ठीक है, रिक्टर पैमाने पे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है और मर्केली स्केल पे भूकंप से जो नुकसान हुआ है जान माल का वो मापा जाता है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जान लेते हैं कि भारत में कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भूकंप बहुत अधिक मात्रा में आता है और बहुत कम मात्रा में आता है। तो देखते हैं, जो भारत के भूकंप क्षेत्र हैं उनको 104 जोन में बांटा गया है। तो उसका नाम ऐसे है, एक है सिस्मिक जोन 5, जहाँ पे 8 से 9 तीव्रता का भूकंप आता है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जो रेड एरिया से इंडिकेशन किया हुआ है, ये सारे जो हैं ये बहुत अधिक खतरनाक भूकंप वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्मिक जोन 4, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक से कम है। ये 7.9 से 8 तीव्रता की होती है, फिर भी ये खतरनाक ही है, बहुत खतरनाक है ये भी। जोन 4 कौन कौन से एरिया में है, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर से जो किया हुआ है ये जोन 4 के एरिया है। इन लोग का आप स्टेट का नाम कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट में ये सब आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्मिक जोन 3।
तो ये मध्यम खतरनाक होते हैं 7 तीव्रता का, ठीक है। और ये येलो से जो इंडिकेट किया हुआ है ये सब एरिया, ये सारे एरिया जो है वो जोन 3 में आते हैं और ये मध्यम खतरनाक है, ठीक है। ब्लू से इंडिकेट किया हुआ है जोन 2 को, जोन 2 जो है ये सब एरिया है, जोन 2 हमारे झारखंड बीच में आता है, ये कम खतरनाक है, 6 और उससे कम की तीव्रता है इसकी, ठीक है। 6 और उससे कम की तीव्रता जो है वो जोन 2 में है। यहाँ पे भूकंप बहुत कम आते हैं क्योंकि ये सब एरिया जो है ना वो प्लेटों के किनारे पे नहीं आ रहा है, और ये सब एरिया जो है बाकी ये सब एरिया ये सब प्लेटों के किनारे पे आती है। जैसे कि यहाँ पे पता है कि ये भारतीय प्लेट है और यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट है जिसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ है, तो ये एरिया ज़्यादा ही डेंजरस है, ठीक। और बाकी एरिया को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि कौन सा जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 में आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं भूकंप का प्रभाव क्या क्या होता है। तो सकारात्मक क्या है, नए झरने का निर्माण होता है, ठीक है, नदियों का मार्ग बदलता है, खनिज और गैस सतह पर आ जाती है, ठीक है। और नकारात्मक क्या होता है, ये तो हमें पता है कि कई सारे इमारतें गिर जाती है जिसकी वजह से जान माल की हानि होती है, सुनामी जैसी आपदाएं होती है। सुनामी जैसी आपदा का एक बेहतरीन उदाहरण है 26 दिसंबर 2004 को जो सुमात्रा के तट पे ये ज्वालामुखी आया था, उसका कारण था बहुत बड़ा भूकंप, ठीक है। भूकंप की वजह से वो सुनामी आया हुआ था जिससे ज़्यादा इंडोनेशिया में तबाही मचा हुआ था। उसके बाद परिवहन व संचार व्यवस्था प्रभावित हो जाती है क्योंकि भूकंप के आने से कई बार हो जाता है कि रोड ही टूट जाता है, पुल टूट जाते हैं जिससे परिवहन और संचार प्रभावित होता है। तो इतना जो तबाही मचता है इससे हम कैसे बच सकते हैं। भूकंप को हम लोग रोक नहीं सकते पर उससे बच जरूर सकते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है, भूकंप रोधी भवन बनाकर, भूकंप के एरिया में ज़्यादातर रहते हैं उन लोग क्या कर सकते हैं कि भूकंप रोधी घर बना कर रह सकते हैं जिससे कि ज़्यादा नुकसान नहीं हो। उसके बाद खुले मैदान में रहना चाहिए जब भूकंप आता है। तो बचपन में ही भी हम लोग को सिखाया गया है कि जब भी भूकंप आए तो घर से बाहर निकलो और घर के अंदर ही अगर हो तो मेज़ के नीचे छुप जाओ, और जितना भी ऊंचा ऊंचा इमारत है उससे दूर हट जाना चाहिए जितना दूरी हो सके। और उस भूकंप का जैसे ही एहसास हो आपदा प्रबंधन दल यानी कि NDRF से कॉन्टैक्ट करना चाहिए जितना जल्दी हो सके, और इसके लिए जागरूकता और अभ्यास होना चाहिए। भूकंप के लिए पहले से ही जागरूकता और अभ्यास होना चाहिए जिसे मॉक ड्रिल कहते हैं। अभी मॉक ड्रिल बहुत ही न्यूज़ में रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पहला फेज़ हुआ था तो हम लोगों को मॉक ड्रिल सिखाया जा रहा था गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसमें क्या सिखाया जाता है कि अगर कोई भी आपदा आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उससे कैसे निपट सकते हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को कैसे बचा सकते हैं, तो उसमें सिखाया जाता है मॉक ड्रिल में, ठीक है। तो हमारा ये 5 मिनट का शॉर्ट सीरीज़ यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।